नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम। मैं हूं नदीम आलम। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटपर्गंज विधानसभा में और हमारे साथ हैं यहां के जीते हुए बीजेपी के विधायक रवि नेगी जी। इस सीट की अगर बात करें तो ये सीट बहुत ही हॉट सीट रहा था शुरू से। इससे पहले की बात करें तो इस सीट पे मनीष सिसोदिया जीतते आ रहे थे और 2020 की बात करें तो विधायक जी ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी मनीष सिसोदिया जी को, और जिसके वजह से इस विधानसभा में मनीष सिसोदिया जी ने इस सीट को छोड़ के दूसरे सीट पर इलेक्शन लड़ा। लेकिन इस बार इस सीट पर अवध ओझा जी इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन अवध ओझा जी को मात देकर और ज्यादा मार्जिन से रवि नेगी जी ने जीत हासिल की है। सर सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत बधाई हो सर। सर आप इस सीट पे कड़ी मुकाबला थी सर, अवध ओझा जी आपके सामने थे। इस चुनाव में सर क्या परेशानियां, किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ा सर? चुनाव बहुत अच्छा लड़ा हमने, कोई समस्या कुछ नहीं थी। हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता ने हमें बहुत साथ दिया। जो पिछले 5 साल पहले मैं चुनाव हारा था, हारने के बाद जो लगातार क्षेत्र में मैं एक्टिव रहा, लोगों की जन समस्या सुनी, लोगों के काम करे, तो उसका परिणाम ये था कि लोगों ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। जब मैं प्रचार कर रहा था तो लोग बढ़ चढ़ कर मेरे प्रचार में हिस्सा ले रहे थे और लोग आशीर्वाद दे रहे थे। अवध ओझा जी को इस सीट पर लाया गया था, कहा जा रहा था क्रांति लेकर आएंगे शिक्षा में। सर इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? जो 2020 में लड़े थे वो तो शिक्षा मंत्री खुद थे, डिप्टी सीएम थे, इतने बड़े चेहरा था, दिल्ली में नंबर 2 व्यक्ति थे जिनके चेहरे में चुनाव लड़ा जा रहा था। सुनामी थी, 62 सीट आई, पर दिल्ली पटपर्गंज में धाराशाही हो गई इनकी शिक्षा क्रांति। तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाए, वो व्यक्ति सीट छोड़ के भाग गए। तो आनंद फानंद ने एक ऐसे व्यक्ति को लाए जो शिक्षा के नाम पे व्यापार करते हैं, जो दुकान करते थे, शिक्षा की दुकान चलाते थे, जो मोटी मोटी फीस लेकर आईएएस की पढ़ाई कराते थे। कभी शिक्षा व्यापार से नहीं होती, शिक्षा मुफ्त दी जाती है। हमेशा मुफ्त शिक्षा देकर ही आप बच्चे का भविष्य बना सकते हैं। जब व्यापार करते हैं तो आप, इसका मतलब आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति को नहीं अपनाया यहाँ की जनता ने। सर आप जब पटपर्गंज के लोगों से मिल रहे थे विधानसभा के दौरान, तो सर क्या मुद्दा सबसे ज्यादा सामने निकल कर आ रहे थे? क्या परेशानियां थी पटपर्गंज में जो जनता ने आपको बताया? यहाँ पे सबसे मूलभूत चीजें, सीवर की प्रॉब्लम थी, सीवर सारे ओवरफ्लो थे। यहाँ पानी की समस्या है, गंदे पानी की। और यहाँ पे स्कूल जो बने हुए हैं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती ढंग से। सिर्फ स्कूल खड़े कर दिए, बिल्डिंग खड़ी कर दी, पर स्कूल पढ़ाई जीरो है अंदर। तो ऐसी बहुत मूलभूत समस्याएं थी जिनमें हमने जनता को विश्वास दिला काम करेंगे, और हम काम भी कर रहे हैं। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका एक जो वीडियो है सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे दिल्ली में, तो आपको पैर छूकर आशीर्वाद दिया था। सर उस क्षण को आप कैसे शब्द में व्यक्त कर सकते हैं? सर कुछ बताएं उस क्षण के। मेरे लिए तो भगवान, मतलब जैसे भगवान तो कभी कभार दिखते रहे, जैसे तो मेरे लिए वही पल था कि भगवान दिखे मुझे एक तरह से, जो आज इतने गरीबों की थाली में भोजन दे रहे हैं। कोरोना काल में जिन्होंने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया, लगातार 5 साल से दे रहे हैं। जो गांव गांव में घर घर उज्ज्वला गैस योजना दे रहे हैं, जो चूल्हे में रोटी बनाते थे, और जो स्वच्छ भारत के तहत बहन बेटियों के लिए शौचालय बना रहे हैं, जो गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं। तो मेरे को लगता है भगवान जैसे ही हैं, और शायद ऐसे ही लोग, पहले महापुरुष ऐसे ही लोग रहे होंगे जिन्होंने बहुत काम करे थे इसमें। तो उनमें से आज मोदी जी भी हैं। तो मैं सामने उनको देखकर मेरे लिए बड़ा अच्छा सुखद दिन था। मैंने उनका आशीर्वाद लिया और उनकी अगुवाई में हम दिल्ली जीते। कहीं ना कहीं पूरा श्रेय अगर दिया जाए इस चुनाव का, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। सर बीजेपी बहुत अच्छी सीट लेकर आई है इस बार इलेक्शन में, तो सर बीजेपी की सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी दिल्ली को लेकर? दिल्ली में एक तो शिक्षा, जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ बिल्डिंगें बना दी गई, दलाली खाई गई, एक कमरे में 30 लाख रुपए लगाए। टीचरों की वैकेंसी खाली है, प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बिल्कुल गिर गया नीचे, तो उनको ठीक करा जाएगा। अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करी जाएगी। अस्पतालों में कुत्ते काटने के इंजेक्शन तक नहीं है अस्पतालों में, तो उनमें भी काम करा जाएगा। एक बेड में 3-3 लोग हैं, उनमें भी अच्छा काम करा जाएगा। तो मेरे को लगता है स्वास्थ्य, एजुकेशन और पानी और सीवर, इन 4 मुद्दों में काम करने की जरूरत है। इलेक्शन के दौरान एक सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल कर आया था वो था यमुना की सफाई को लेकर। अब बीजेपी सत्ता में आ गई है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? क्या प्लान होगा यमुना को लेकर सर?
यमुना जी के लिए, यमुना हमारी माँ है और माँ की सेवा करना तो हर बच्चे का धर्म है और हम लोग हिंदू संस्कृति में यमुना जी को माँ मानते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में भी कहा कि हम लोग यमुना जी को साफ करेंगे, और वही काम अब जीतने के बाद भी हम लोग काम करने वाले हैं। हाँ सर, अवध ओझा जी को यहाँ से लाया गया था इस सीट पे, कहा जा रहा था कि शिक्षा में क्रांति लेकर आएंगे। पहले मनीष सिसोदिया जी थे, अभी अवध ओझा जी तो हार गए हैं, तो शिक्षा में क्या प्लान आगे, क्या रणनीति आगे? कहा जा रहा था कि 9वीं के बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो गए थे इस बार, तो इसको लेकर आप शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे सर? क्योंकि ये जो सीट था सर, एक शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी सीट थी कि यहाँ से मनीष सिसोदिया जी थे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। अब उस क्षेत्र में आप सर क्या करेंगे? खोखले वादे थे इनके, कुछ नहीं करा सर। बिल्डिंग चमकाई और स्कूल में शिक्षा का स्तर गिर गया। जिन स्कूलों की बात करते थे वहाँ 40% रिजल्ट आया 10वीं 12वीं का। और हम लोग, मैंने फिर कहा आपको कि जो स्कूलों में टीचर की वैकेंसी है उसको निकालेंगे, स्कूलों में पढ़ाई देंगे बच्चों को, सारे मैथ के टीचर, साइंस के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर देंगे, जो आज नहीं है। एक केमिस्ट्री का टीचर 4 स्कूलों में पढ़ाता है, शिक्षकों का अभाव है। हम लोग पढ़ाई, मूलभूत पढ़ाई कराएंगे ढंग से, खाली बिल्डिंग में भरोसा नहीं करेंगे। बिल्डिंग ना भी हो, स्कूल 3 में भी हो, पर पढ़ाई अच्छी हो, पढ़ाई ऐसी हो जिससे बच्चों का भविष्य बने, पढ़ाई ऐसी हो जो बच्चों को लेटर एप्लीकेशन लिखना है। आज स्कूलों की ऐसी हालत थी, 12th के बच्चों को एप्लीकेशन लिखने नहीं आती थी। सर, कहा जाता है कि जो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं सर, वो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब पहले था कि ईवीएम का एक आता था कि ईवीएम को हैक करके इलेक्शन जीता गया, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि दारू और पैसे बांटकर इलेक्शन जीता गया है। इस पर सर आप क्या कहेंगे? ये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी झूठ का पुलिंदा है, तो झूठ बोलना है इनको, लोगों को गुमराह करना है। और सबसे ज्यादा दारू और सबसे ज्यादा पैसे बांटने का कोई काम करता है, ये दोनों पार्टियां करती हैं, सबको पता है। यही पार्टियां बांटती हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर वोट से जीतती है, जनता के आशीर्वाद से जीतती है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीतती है। और हमारा कार्यकर्ता हमेशा मेहनत करता है जमीन में। आखिरी सवाल है सर कि लोगों के मन में है कि बीजेपी जीत गई, अब सीएम कौन होगा? तो सर एक बार अगर आप बताना चाहेंगे, अगर आप कुछ इसके बारे में, कि सीएम कौन दिल्ली का? हमारे यहाँ देखो 48 विधायक जीते हैं, हमारे 48 के 48 सीएम के लायक हैं। विधायक दल का नेता हमारे शीर्ष नेतृत्व चुनेंगे, और शीर्ष नेतृत्व जिसको विधायक दल का नेता चुनेंगे उसको सभी विधायक सर्वसम्मति से सीएम घोषित करेंगे। वो कोई भी हो सकता है। हमारे यहाँ कोई जातिवाद, परिवारवाद नहीं चलता, कोई क्षेत्रवाद नहीं चलता। जिसको हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे वही हमारा सीएम होगा, चाहे कोई भी हो सकता है 48 लोगों में। सर अगर आपको ये चीज सीएम के लिए अगर चुना जाए तो क्या आप दिल्ली का कमान संभालने के लिए तैयार हैं सर? हम गरीब फैमिली, गरीब परिवार के लोग हैं। हमारे लिए विधायक बनना ही बहुत बड़ा सपने से कम नहीं है। हम ना सीएम की रेस में है, ना कोई रेस में नहीं। हम सिर्फ मेहनत करना जानते हैं और हम विधायक रहते हुए क्षेत्र की दशा को सुधारेंगे। और मुझे लगता है कि सीएम कोई ना कोई 48 लोगों में से बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रवि नेगी जी जो हमसे बात कर रहे थे। इन्होंने कई मुद्दों पे बात किया हमसे, पटपड़गंज का मुद्दा हो, दिल्ली का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा, कई तरह के प्लान के बारे में इन्होंने बताया। इसी तरह आप देखते रहें PPM टाइम। मैं हूँ नदीम आलम, कैमरामैन ललित के साथ।